हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू स्पीड लर्निंग। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। जैसे कि आप जानते हैं, आपके सब्जेक्ट में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स से शुरू किया था। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर ना देखा हो, प्लीज़ आप चैनल पे जाइए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके। और अगर आपको किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपका छोटे से छोटा डाउट क्लियर किया जाएगा और हम आपके डाउट्स आने वाले फर्दर वीडियो लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का अमेजिंग सा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर का भी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में हम आगे पढ़ने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑफकोर्स हमें डेटा चाहिए होता है तो हमें उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके वेरियस सोर्सेज भी होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम पढ़ेंगे डेटा क्या होता है। ऑफकोर्स हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ होती क्या है, आखिर डेटा होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं। हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए वेरियस सोर्सेज होते हैं, कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करेंगे। तो वो क्या सोर्सेज होते हैं, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। फैक्ट्स के फॉर्म में डेटा वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है। फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, हम इनको एक एक करके देखते हैं। फैक्ट्स के फॉर्म में कैसे होगा। सपोज आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में फैक्ट्स, तो वो डेटा क्या हुआ, फैक्ट्स के फॉर्म में हुआ। नंबर्स के फॉर्म में, नाम आपका स्कूल में रिकॉर्डेड है सारे स्टूडेंट्स का विथ योर रोल नंबर एंड एज, तो जो रोल नंबर और एज रिकॉर्डेड है किस फॉर्म में रिकॉर्डेड है, वो नंबर्स के फॉर्म में रिकॉर्डेड है। तो वो डेटा किस फॉर्म में हुआ, नंबर्स के फॉर्म में। मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, सपोज आपने कोई प्रैक्टिकल किया तो आपने एट दी एंड उसके मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन निकाले, तो वो जो डेटा हुआ वो हमारा मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हुआ। या जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, आपने इंटरनेट से कुछ भी सर्च किया तो या तो वो वर्ड्स के फॉर्म में आएगा या डिस्क्रिप्शन आएगा किसी चीज़ का। ओके। तो इस तरह से वेरियस फॉर्म्स में डेटा होता है। डेटा कलेक्शन इज डन टू असेस और जज फैक्ट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। डेटा हमारे फ्यूचर रेफरेंस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब फ्यूचर रेफरेंस में कैसे हेल्प करेगा। सपोज कोई कंपनी है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स हर कंपनी रखती है। ओके। तो अगर कंपनी को अपने किसी पुराने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो अपना पुराना डाटाबेस रिफ़र करेंगे। ओके। पुराने डाटाबेस में जाएंगे, वो उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालेंगे, तो वो जो पुराना डाटाबेस उनके पास रिकॉर्डेड है वो उनको क्या कर रहा है, फ्यूचर में उस पुराने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन निकालने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हमारा डाटा फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प करता है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट जो डाटा निकालती है कि कितनी ग्रोथ हुई इकोनॉमी की अभी तक, तो वो इससे ये प्लानिंग करती है कि हमें कहाँ कहाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस डेवलप करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, मॉनेटरी डिसीजंस लेती है। इस तरह से प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और अगर हम लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर वाला एग्जांपल लें तो हमने एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा है, वो अपनी रैंक देखकर पता लगा सकता है कि उसे और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। अगर वो 6th पे स्टैंड करता है तो उसे फर्दर कितनी मेहनत लगेगी कि वो उस टॉपर के करीब तक आ सके। तो इस तरह से डेटा प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है, यही डिपिक्ट कर रहा है ये डायग्राम वेरियस फॉर्म्स में होता है हमारा डेटा। डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हमने रिप्रेजेंट करा है यहाँ, फैक्ट्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, क्वांटिटी, इन्फॉर्मेशन, ग्राफ एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पर क्वांटिटी के फॉर्म में नया है। क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे हो सकता है। सपोज किसी की दूध की डेयरी की शॉप है तो वो लीटर के फॉर्म में डेटा रिकॉर्ड करेंगे।
तो वो क्या हुआ लीटर के फॉर्म में, उन्होंने दूध लीटर्स में बेचा, तो वो लीटर के फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग हुई वो क्वांटिटी के फॉर्म में हुई। ओके, तो आप इस तरह से जब डेटा को एग्जाम में समझाएंगे तो आप ये डायग्राम भी बनाकर आइएगा, फॉर्म्स को अच्छे से डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कीजिएगा, आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं हम कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू वेरियस सोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हर कोई वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है उनके एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अगर एक स्टूडेंट डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, अगर एक कस्टमर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसको कोई प्रोडक्ट बाय करना होगा तो उसके लिए इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करेगा। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है तो वो उनके मॉनेटरी डिसीजंस लेने के लिए कलेक्ट कर रही है। ओके, अगर स्कूल वाले डेटा रख रहे हैं तो इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड रखने के लिए, अगर एम्प्लॉयज़ का डेटा रखा जा रहा है वो भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड के लिए। ओके, तो वेरियस पर्पसेस के लिए प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, रिकॉर्ड हुआ या इंफॉर्मेशन रखना हुआ, अपने अपने पर्पस के लिए सबको डेटा चाहिए होता है। डेटा आर बेसिक इनपुट टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेटा एक पर्टिकुलर इनपुट होता है, हमारे डिसीजन में हेल्प करता है। डेटा कलेक्टेड कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स का डेटा हो सकता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कितने फॉर्म्स में होता है डेटा, और हमने यहाँ 2 एग्जांपल्स लिए आपके लिए। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, पाई चार्ट, इनके फॉर्म में। गवर्नमेंट जब डेटा कलेक्ट करती है तो वो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है। ऑफ कोर्स वो ग्रोथ रेट अगर कलेक्ट करेगी तो स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, परसेंटेज के फॉर्म में कलेक्ट करेगी। तो ये डेटा हुआ हमारा स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में। डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कैसे, आपको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ऐसा नहीं कि आप नंबर्स या परसेंटेज में रिकॉर्ड करो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जैसे स्कूल वाले रिकॉर्ड करते हैं नाम स्टूडेंट का, पेरेंट्स नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, या फिर यहाँ पर एक हमने डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए। ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। एम्प्लॉय डाटाबेस 2019, अगर एम्प्लॉयज़ का डाटा रिकॉर्ड होगा तो उसमें पहले एम्प्लॉय की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, एड्रेस क्या है। तो इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डेटा हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन। 2 सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्शन के, मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल। External sources are further divided into 2 primary and secondary sources. Primary sources are further divided into 4: direct personal investigation, indirect oral investigation, information through correspondence and questionnaire method. Then secondary sources are further divided into 2: published and unpublished, and at last published sources are divided into 5: international publication, government publication, semi-official publication, कमिटी रिपोर्ट एंड प्राइवेट पब्लिकेशन। देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए एरोस को हाईलाइट किया है ताकि आपको इस चार्ट को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स के एरो को हाईलाइट किया है जो कि 2 में डिवाइडेड है, प्राइमरी सोर्स के एरो को हाईलाइट किया है जो कि फर्दर 4 में डिवाइडेड है, सेकेंडरी सोर्स के एरो को हाईलाइट किया है जो कि फर्दर 2 में डिवाइडेड है, एट लास्ट पब्लिश सोर्स के एरो को हाईलाइट किया जो कि 5 में डिवाइडेड है। ओके, और ये चार्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट और प्रॉपर सोर्सेज का चार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इन सोर्सेज को एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सोर्सेज क्या होते हैं डेटा कलेक्शन के। मेनली जैसे कि बताया आपको इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सोर्स होते हैं। हम इंटरनल पढ़ते हैं। इंटरनल सोर्स क्या होते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए तो कंपनी कहाँ से लेगी, इंटरनल सोर्स से लेगी। या फिर बुक्स, एक ओनर को पता करना है कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो वो कहाँ से पता करेगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। उसको उसके लिए बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनर एक एम्प्लॉय से पता करेगा या मैनेजर से पता करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा कि प्रॉफिट में जा रही है कंपनी या लॉस में जा रही है, तो ओनर अपनी कंपनी के अंदर से ही वो रिकॉर्ड निकाल कर पता करेगा। तो ये क्या हुआ, हमारा इंटरनल डेटा सोर्स हुआ। ओके, अब एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा, सपोज आप कहीं इंटरनेट से सर्च कर रहे हो, वहाँ पर डेटा ऑलरेडी पब्लिश है, ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है, आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो या किसी बुक से ले रहे हो, तो वो क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल डेटा हुआ। ओके, एक्सटर्नल सोर्स हुआ डेटा कलेक्शन का।
प्राइमरी सोर्सेस, फर्दर एक्सटर्नल सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में इन्वेस्टिगेटर खुद से डाटा कलेक्ट करता है पहली बार, फर्स्ट टाइम के लिए। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, कोई टीचर है, उनको पता करना है कि नॉलेज लेवल कितना बड़ा स्टूडेंट्स का, मैंने पढ़ाया तो कितना समझ में आया स्टूडेंट्स को। तो वो क्या करेगी, वो एक टेस्ट कंडक्ट करेंगी, उनके मार्क्स चेक करेंगी स्टूडेंट्स के, फिर वो पता करेगी कि किसका लेवल, नॉलेज लेवल बढ़ा, किसका नहीं बढ़ा, कौन एवरेज है, कौन टॉपर है। तो इस तरह से उस टीचर ने खुद डेटा कलेक्ट करा है उन स्टूडेंट्स के नॉलेज लेवल के बारे में। ओके, तो ये हुआ प्राइमरी सोर्सेस। ओके, अदर एग्जांपल्स अगर हम ले प्राइमरी सोर्सेस का, तो सेंसस डेटा, सेंसस जनगणना, गवर्नमेंट खुद मीन्स हर बार जब जनगणना होती है तो गवर्नमेंट अपने एजेंट्स के द्वारा जनगणना करवाती है, वो प्राइमरी डाटा होता है, कहीं और से उन्होंने डाटा नहीं लिया होता है, फिर से वो कलेक्ट करते हैं डेटा, पूरी तरह जनगणना करते हैं प्रॉपर वे में। ओके, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी सोर्स का एग्जांपल। बिजनेस रिकॉर्ड्स आपके प्राइमरी सोर्स है, आपने खुद बिजनेस रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो वो आपका प्राइमरी सोर्स हुआ डेटा का। आप वहाँ से अगर आपको पता करना है प्रॉफिट में जारी, कंपनी लॉस में, तो वो आपके प्राइमरी सोर्स हैं, आप उससे पता कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ फर्दर प्राइमरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहली कैटेगरी है प्राइमरी सोर्स में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली और पर्सनली जाके डेटा कलेक्ट करता है। सपोज एक स्टूडेंट को अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है और उसको उस इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, वहाँ कैसे काम होता है, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, वहाँ इंडस्ट्रियल विजिट करेगा, वहाँ पर जाकर एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करके पूछेगा उनसे, उनकी पूरी प्रोसेस जानेगा। ओके, तो वो क्या हुआ, डायरेक्टली आप वहाँ गए, आपने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करी, खुद से आपने डायरेक्टली पता करा सब कुछ खुद जाकर, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज सूटेबल व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। ऐसा नहीं है जैसे सेंसस में, जनगणना में होता है कि बहुत बड़ा एरिया है, पूरी देश की जनगणना करनी है, तो सिंगल इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो एजेंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होना चाहिए। व्हेन अ डिग्री, हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, एक्यूरेसी होना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब आपको कॉन्फिडेंशियल रखने हो। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोजीनस एंड वेयर अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, एक्सपीरियंस एंड लेबर आर रिक्वायर्ड। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि आपने खुद कलेक्ट करी है। यूनिफॉर्मिटी होती है डाटा कलेक्शन में, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, और यूजफुल होता है व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। अनसूटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हुआ तो अनसूटेबल होगा, जैसे कि सेंसस जनगणना में होता है, सिंगल इंडिविजुअल नहीं कलेक्ट कर पाएगा डेटा, तो ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर लागू नहीं होगी। मोर एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है, खुद से आपको जाना पड़ता है, पूरा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, आप कहीं और से नहीं ले सकते, पब्लिश्ड डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। चांसेस होते हैं पर्सनल बायस के। सपोज फॉर हम एग्जांपल लें अगर कि 2 स्टूडेंट्स में लड़ाई हो रही है, ओके, तो अब प्रोफेसर ने आपको बोला जाओ इनकी लड़ाई के बारे में डेटा कलेक्ट करके लाओ। अब उसमें से एक आपका बहुत ही खास दोस्त है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको डेटा मिल भी गया तो क्या आप अपने दोस्त के खिलाफ बोलोगे, नहीं ना। तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं पर्सनल बायस के। मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैवी बर्डन होता है इन्वेस्टिगेटर पे, उसको खुद से सब कुछ कलेक्ट करना पड़ता है, तो उस पर बर्डन होता है। सेकेंड है प्राइमरी सोर्स में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से समझिए आप, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला क्या था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मीन्स एक तो आप डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हो और खुद पर्सनली कलेक्ट कर रहे हो डाटा। यहाँ पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप पर्सनली तो कर रहे हो लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली कर रहे हो आप कलेक्ट। आपने सामने वाले पर्सन से खुद नहीं पूछा, आपने आसपास से पता किया। सपोज किसी की हैबिट्स या किसी के बारे में आपको कुछ पता करना है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो आप उस पर्सन से नहीं पूछ सकते, वो पर्सन के पास आप नहीं जा सकते, आपने उसके फ्रेंड्स से पता किया,
उसके रिलेटिव्स से पता किया। तो ये क्या किया आपने, डायरेक्टली पता नहीं करा, इनडायरेक्टली पता करा उसके बारे में। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब नाउ दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, ऑफ कोर्स आप 10 लोगों से पता करोगे। व्हेन इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन डायरेक्टली, जब आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। व्हेन एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा, आप उस पर्सन से डायरेक्टली नहीं पूछ पाओगे, आप या तो इनडायरेक्टली, इसका नाम इसलिए तो है, इसका नाम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सामने वाला बंदा या तो अवेलेबल नहीं रहता, और या तो अगर रहता भी है तो आप उससे डायरेक्टली नहीं पूछते हो, तो आप इनडायरेक्टली पता करते हो। जनरली इस मेथड का यूज़ गवर्नमेंट और बड़े बड़े अदर इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या हैं, इट कैन बी यूज्ड वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिकल है, सेव्स टाइम मनी एंड लेबर, मोर कॉम्प्लेक्स डाटा भी एनालाइज कर सकते हो, बायसनेस नहीं होती है, हेल्प्स टू ऑब्टेन कंप्लीट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंक्वायरी। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम होती है, एक्यूरेट डाटा मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्रेंड्स रिलेटिव सच बताएंगे नहीं बताएंगे, मेथड लीड्स टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ विटनेस, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली वो बंदा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि यार जो सबने बताया वो सही है या गलत है, सही है या नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्टली उधर से पता थोड़ी किया उस बंदे से। तो आप हमेशा एक ये जो मेथड है आपको कंफ्यूजन में छोड़ेगी। ओके, नाउ सी, यानी कि थर्ड वन ऑफ प्राइमरी सोर्स, इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स। करस्पॉन्डेंट्स मीन्स एजेंट्स द्वारा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाते हो। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर एजेंसी। न्यूज़पेपर एजेंसी अपने एजेंट्स भेजती है जगह जगह, ताकि वो न्यूज़ कलेक्ट करके लाएं और फिर एक जगह इकट्ठा करके सारी न्यूज़ पेपर में छपती है। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स, उनको एजेंट्स से इंफॉर्मेशन मिली। और दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है जनगणना का, सेंसस। जनगणना करवाती गवर्नमेंट, किन से करवाती है, वो अपने एजेंट्स से करवाती है। तो ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या है इसके, इकोनॉमिकल और एक्सटेंसिव मेथड है इन्वेस्टिगेशन की, वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फार ऑफ एरियाज। फार ऑफ एरियाज, आपको दूर दूर जगहों से इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है, जैसे कि सेंसस में, जनगणना में होती है, बहुत अप्रोप्रिएट मेथड है। या फिर न्यूज़पेपर एजेंसीज कलेक्ट करवाती हैं, वो भी दूर दूर से न्यूज़ लेकर आते हैं उनके एजेंट्स। यूजफुल व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे न्यूज़पेपर एजेंसी उनको टाइम टू टाइम चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ यूजफुल है। ओके, डीमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन डेटा, ओरिजिनलिटी थोड़ी कम होगी इसमें, चांसेस ऑफ बायसनेस हो सकते हैं, लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल में भी आउट ऑफ डेटा, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हो सकता है रिसेंटली न्यू इन्फॉर्मेशन ना मिले। देयर मे नॉट बी यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्टेड डेटा, हो सकता है यूनिफॉर्मिटी ना हो कलेक्टेड डेटा में। ओके, एंड लास्ट प्राइमरी सोर्स में फोर्थ आता है क्वेश्चनर मेथड, जिसके द्वारा हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चनर मेथड में आप क्या करते हो, क्वेश्चनर मेथड नाम से समझिए क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हो, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, जिससे भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। सपोज कोई फीडबैक फॉर्म है, अगर कोई सेमिनार कंडक्ट हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक फीडबैक फॉर्म तैयार करेगी, उसकी बहुत सारी कॉपीज निकलवाएगी, एट द एंड ऑफ सेमिनार वो सबको बांटेंगे। उसमें वो येस और नो के फॉर्म में या एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकता है फीडबैक फॉर्म, आपको टिक करना है कि आपको सेमिनार पसंद आया, फर्दर आप ये ऐसे सेमिनार्स में आना चाहेंगे। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में वो देगी फीडबैक फॉर्म, ताकि लोग उसको भर कर दें और वो उनका रिस्पॉन्स देख सके। तो इस तरह से क्वेश्चनर मेथड से वो लोगों के मन की बात जान लेंगे, पता कर पाएंगे कि उन्हें सब कुछ कैसा क्या लगा। ओके, तो ये इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज्ड एंडेड जैसे कि अभी हमने एमसीक्यू बताया, क्लोज्ड एंडेड इसमें सिर्फ आपको टिक करना है, आपको कोई ज़्यादा आपको लिखना नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्लोज्ड एंडेड है। ओपन एंडेड, ओपन है, आपको जैसे बायोडाटा भरना है आपका, ओपन है, आप अपनी क्वालिफिकेशंस भरो, जितनी भी क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स भरो, तो वो क्या है, ओपन एंडेड है, आपको कोई स्पेसिफिक बॉक्स में टिक नहीं करना है, ओपन एंडेड है वो।
तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो वो भी ओपन एंडेड है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए ये लिया है डायग्राम ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। एमसीक्यू के फॉर्म में जैसे अभी बता रहे थे आपको, ये देखिए यहाँ पर टिक करना होता है सिर्फ आपको। क्वेश्चन आयर एमसीक्यू के फॉर्म में अगर होता है तो, बायोडाटा के फॉर्म में होता है तो इस तरह से भरना पड़ता है, या कोई जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होगी तो आपको ओपन एंडेड है, वो आपको भरना पड़ेगी पूरी। ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन आयर। एक गुड क्वेश्चन आयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन आयर तो आप प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन एक अच्छे क्वेश्चन आयर में क्या क्या होना चाहिए। ओके, लेंथ ऑफ क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर। जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज आप पूरे एक एक पैराग्राफ के क्वेश्चंस लिख रहे हो तो कौन आंसर करना चाहेगा, पढ़ने में इंसान का आधा टाइम चले जाएगा। तो आपकी जो लेंथ है वो या तो 2 लाइनर 3 लाइनर मैक्सिमम 3 लाइनर होनी चाहिए। ओके, लैंग्वेज एंड टर्म्स, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो आप क्लियर यूज़ करो। सामने वाले बंदे को अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर वो क्या जवाब देगा। क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर वे। क्वेश्चंस प्रॉपर वे में अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले पेरेंट्स का नाम पूछ रहे हो, उनकी ऑक्यूपेशन पूछ रहे हो, फिर क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो, फिर आखिरी में बंदे का नाम पूछ रहे हो। प्रॉपर वे में क्वेश्चन अरेंज करो। ओके, नाम, फिर उसका पेरेंट्स का नाम, ऑक्यूपेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, ऐसे एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आयर शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंडक्ट होना चाहिए। आपने बायोडाटा आज मांगा तो बंदा 2 साल बाद देगा, तब तो वो कोई वैलिड नहीं होगा ना, आप जॉब किसी और को मिल चुकी होगी। तो एक पीरियड होना चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंडक्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए दिखने में। इट शुड नॉट अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेंटिमेंट्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पीपल की, लोगों की भावनाएं अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जिससे किसी की भावनाएं अफेक्ट हो। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं। कैन बी यूज्ड वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जहाँ लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, क्वेश्चन आया और आप बहुत सारी उसकी कॉपीज बना लोगे और सब में बांट दोगे। बायोडाटा पता करना, आपके यहाँ बहुत सारे आए लोग जॉब के लिए, आपने बोला आप बैठिए अपना बायोडाटा भरिए, सबको एक एक फॉर्म बांट दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हुआ, सबको आपने फॉर्म दिया। ओके, फीडबैक फॉर्म भी पूरी पब्लिक को दिया गया। तो यहाँ पर इसका मेरिट ये है कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होना चाहिए। ओरिजिनल डाटा कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पोंडेंट। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आप रिस्पोंडेंट्स से डायरेक्टली वो डाटा कलेक्ट करते हो, ओरिजिनल डाटा मिलता है आपको। इट इन्वॉल्व्स लेस लेबर एंड टाइम। लेबर और टाइम बहुत कम लगता है। आप फॉर्म की फ़ोटोकॉपीज़ करवा के सब में बांट देते हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन में भी मोर रिलायबल। क्यों ट्रस्ट कर पाओगे आप उस इन्फॉर्मेशन पे, क्यों रिलायबल होगी वो, क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर्सन ने भरी है जिससे आपने पूछा है, तो वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसके डीमेरिट्स देखते हैं, डिसएडवांटेजेस। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डाटा कुड नॉट बी डिटरमाइंड। आप एक्यूरेसी नहीं डिटरमाइन कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी भरते हैं, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते हैं। फीडबैक फॉर्म में भी वो प्रॉपर नहीं बताना चाहेंगे। ओके, तो ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बंदे ने कितना एक्यूरेट डाटा भरा है। देन इन्फॉर्मेंट्स में प्रूव अनकोऑपरेटिव। कभी कभी लोग फीडबैक फॉर्म नहीं भी फिल करना चाहते हैं तो वो अनकोऑपरेटिव होते हैं, वहाँ पर उनको कोऑपरेट करना नहीं, वो नहीं कोऑपरेट कर पाते हैं हमारे साथ। इन्फॉर्मेंट्स में नॉट लाइक टू प्रोवाइड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। आप उनसे ज़्यादा रिटर्न इन्फॉर्मेशन, अगर फीडबैक फॉर्म येस और नो मैंने दिया, आपने रिटर्न इन्फॉर्मेशन मांग ली उनसे कि आप अपना फीडबैक लिख कर दीजिए, तो वो उस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे। ओके, द इन्फॉर्मेशन मे बी बायस्ड। बायसनेस हो सकती है इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि अभी आपको बताया, हो सकता है वो अपनी क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दें आपको, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन भर दें, नहीं बताना चाह रहे हों, समटाइम्स नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो ये सब इसके डीमेरिट्स हैं। तो हमने पढ़ा प्राइमरी सोर्सेस के चारों पढ़े पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा प्राइमरी सोर्सेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।